नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं और अपने इस खास बुलेटिन के साथ अनंत और अदिति हाजिर हैं। दिन भर की तमाम अहम खबरें, उनका अपडेट और जो खबरें आपसे छूट गई हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। कुछ ऐसी भी खबरें आपको देखने को मिलेंगी जो आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। तो आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात उस पथ की जिसे महाराष्ट्र की समृद्धि का मार्ग कहा जा रहा है। नागपुर मुंबई के बीच बन रहे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। लिहाजा नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर लंबे हाईवे पर जल्दी गाड़ियां फर्राटा भर सकेंगी। 11 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हाईवे है और जरूरत होने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ाने के लिए टोल टैक्स भी देना होगा। इसके लिए यहां 26 टोल काउंटर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसे आधिकारिक तौर पर बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के तौर पर जाना जाता है। एक्सप्रेसवे का पहला फेज नागपुर से शिरडी तक है और ये बनकर तैयार हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे से मुंबई से नागपुर के सफर में लगने वाला वक्त काफी घट जाएगा। पहले 16 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में ये सफर पूरा हो पाएगा। यानी कि पूरा एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो 8 घंटे लगेंगे। इस पर 1268 पेड़ लगाने की भी योजना है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों और 390 गांवों से होकर गुजरता है। रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां 262वें आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे और एएससी की रीयूनियन के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर जवानों ने परेड की और करतब दिखाए। जवानों ने डेयरडेविल स्टंट किए और मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया। मोटरसाइकिल पर किए गए ये स्टंट हैरत अंगेज थे, जिन्हें देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जी और आर्मी सर्विस कॉर्प्स का गठन 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। आर्मी सर्विस कॉर्प्स यानी एएससी का वर्तमान हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये कॉर्प्स सेना के लॉजिस्टिक विभाग की इंचार्ज होती है, जो खाद्य वितरण एवं पूर्ति, ईंधन और अस्पताल से संबंधित वस्तुओं की खरीद का काम करती है। तो ये करतब वहां पर मौजूद सभी लोगों ने देखे और इतने हैरत अंगेज करतब देखकर लोग रोमांचित हो उठे। देखिए, बाइक पर एक से बढ़कर एक करतब इन जवानों ने दिखाए। कई किस्म के फॉर्मेशंस बनाए। एक ही बाइक पर आपको नजर आ रहे हैं 6-6, 7-7 जवान अलग अलग फॉर्मेशंस में। और ये जो पूरा डेयरडेविल्स स्क्वाड होता है, ये अक्सर आपने 26 जनवरी के मौके पर भी देखा होगा और यहां भी इन जवानों ने अपने करतब दिखाए। कोई बाइक पर सीढ़ी चढ़ रहा है तो कोई 4 बाइक्स के सहारे 10 से 15 लोग अलग अलग फॉर्मेशन में यहां पर नजर आ रहे हैं। और इन फॉर्मेशंस को बनाने के लिए तालमेल की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि तालमेल अगर गड़बड़ाया तो फिर अप्रिय हालात भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन तालमेल इतना गजब का होता है, स्पीड इतनी गजब की होती है और ये फॉर्मेशंस देखते ही बनते हैं। एक के बाद एक फॉर्मेशन जब लोगों के सामने आए तो वहां मौजूद लोग रोमांचित हो उठे। लोग हैरान थे इनके इन करतबों को देखकर। सबका मन मोह लिया इन करतबों ने। राजस्थान में 79 साल के मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क पे किया घूमर डांस। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोक कलाकारों को डांस करते देख शांति धारीवाल खुद को रोक नहीं सके और साथी थिरकने लगे। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद मंत्री शांति धारीवाल ने संभाल रखी है और वो इस यात्रा के लिए भीड़ जुटाने में लगे हुए थे। इस दौरान एक स्थान पर जब कुछ लोक कलाकार लोक नृत्य कर रहे थे तो मंत्री धारीवाल वहां पहुंचे और उन लोक कलाकारों के साथ ठुमके लगाने लगे। धारीवाल का ये वीडियो कोटा में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अलग अलग राज्यों से होते हुए राजस्थान भी पहुंची है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए ये राजस्थान पहुंची है और जहां जहां से यात्रा गुजरी है वहां ऐसे ही रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिले हैं। कुछ जगहों पर कलाकारों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, कहीं कहीं बच्चों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। बेसिकली कोशिश ये है कि इस
पूरे संपूर्ण भारत की तस्वीर इस यात्रा के जरिए दिखाई जाए, तो जिस भी राज्य से यात्रा गुजर रही है वहां की लोक संस्कृति को भी इस यात्रा के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। और इसी कोशिश के तहत कोटा में भी ये नजारा देखने को मिला जब लोक कलाकार वहां पर इस यात्रा में जुड़ने के लिए आए थे। वो अपने नृत्य के जरिए, लोक नृत्य के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे और इसी दौरान शांति धारीवाल इस डांस में शरीक हो गए। संगम नगरी प्रयागराज की उदीप्यमान क्रिकेटर फलकनाज ने शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया है। फलकनाज का चयन आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। ये वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम, मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका से 5 मैचों की सीरीज भी दक्षिण अफ्रीका में ही खेलेगी। ये मैच प्रिटोरिया में 27 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। फलकनाज प्रयागराज के बलुआ घाट की रहने वाली हैं और उनके पिता नासिर अहमद एक स्कूल में चपरासी का काम करते हैं, जबकि मां जीनत बानो एक गृहिणी है। फलक की एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। फलकनाज अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने कोच और अपने माता पिता को देती हैं। उसका सपना है कि आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करे और अपने खेल में सुधार करते हुए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना पाए और देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर ला सके। बता दें आपको, फलक इस वक्त बहुत ही गौरव महसूस कर रही हैं और अपने कोच और परिवार के साथ बेहद उत्साहित हैं। जल्द ही वो अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए जाएंगी, खेलेंगी और चाहती हैं कि देश के लिए वो ये मान सम्मान लेकर वापस लौटे। जम्मू कश्मीर के बडगाम की एक उभरती ताइक्वांडो खिलाड़ी हिना फिरदौस ने साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ये उसकी लगन का ही फल है कि आज उसका चयन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ, जो थाईलैंड में खेली जाएगी। आपको बता दें कि हिना को शुरुआती दिनों में खूब प्रोत्साहन मिला। वो कड़कड़ाती ठंड में खेलने की प्रैक्टिस के लिए श्रीनगर जाती रहीं। अपने कठिन परिश्रम से हिना ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपनी पहचान बनाई। आज हिना की यही लगन काम आई है और हिना का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। हिना के ताइक्वांडो कोच सैयद शुजा हैं, जिनसे हिना को खूब सहयोग मिला है। उन्होंने जिला और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिना को खूब प्रोत्साहित किया है। हिना अपनी मेहनत के अलावा सबके सहयोग को इसका श्रेय देती हैं। आईआईटी कानपुर ने ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी और दस्तावेज में छेड़छाड़ रोकने का खास इंतजाम किया है। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए इस तकनीक का इस्तेमाल करेगी। यूपी सरकार के मुताबिक इस तकनीक के जरिए शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके जरिए सार्वजनिक उपयोग की जमीन को सुविधानुसार शेयर मार्केट में बेचा जा सकेगा या ट्रांसफर किया जा सकेगा। केडीए के मुताबिक अगर किसी योजना के क्रियान्वयन में ऐसी जमीन दिखेगी जो सार्वजनिक उपयोग की है मगर उसका स्वामित्व निजी जमीन मालिक के पास है, तो उसका मूल्यांकन हो सकेगा। ये प्रमाण पत्र ट्रांसफरेबल होगा। कहा जा रहा है कि जमीनों के मालिकाना हक और अवैध कब्जे से जुड़ी समस्याएं दूर करने में भी इससे मदद मिल सकती है। चक्रवाती तूफान मंडूस आज चेन्नई तट से गुजरेगा और इसे देखते हुए सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। तमिलनाडु के 13 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की लगभग 400 कर्मियों वाली 12 टीमों को कावरी डेल्टा क्षेत्र में नागापट्टिनम और तंजवूर, चेन्नई, इसके 3 पड़ोसी जिलों और कुड्डलोर सहित कुल 10 जिलों में तैनात किया गया है। इन क्षेत्रों में आज स्कूल और कॉलेजेस में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज आधी रात के आसपास 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट से गुजरने की संभावना है। पुडुचेरी चेन्नई से करीब 160 किलोमीटर दूर है, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर में पाइटेक्स मेगा व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। ये मेले में कई देशों ने हिस्सा लिया है। यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा मिस्र, ईरान, थाईलैंड,
टर्की समेत तमाम देशों के स्टॉल लगे हैं। 4 दिन के इस मेले में राज्यों की भी हिस्सेदारी है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान समेत तमाम राज्यों के रंग इस मेले में देखने को मिल रहे हैं। हर साल लगने वाले इस मेले में लाखों लोग पहुंचते हैं। 2021 में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मेले में खरीदारी की। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम एक्सपो 2022 का शानदार आयोजन किया गया। माय हैंडलूम माय प्राइड के थीम पर आयोजित इस मेले की कामयाबी की कहानी यह है कि इसमें लाखों रुपए का कारोबार हुआ है। और मेले का मकसद जिले के विभिन्न उत्पादों को एक मंच पर प्रस्तुत करना था। शहर के बीचों बीच लगाई गई प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। इस दौरान स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का खास मौका मिला। और अब आपको दिखाते हैं कामयाबी के जश्न की तस्वीरें। कोयंबटूर में ये जश्न किसानों की कामयाबी के लिए मनाया जा रहा है। स्थानीय महिलाएं झूमते और नाचते हुए अपने कामकाज में सफलता का उत्सव मना रही हैं। दरअसल यहां एक कृषि उत्पादक संगठन ने सालाना 17 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस संगठन की ओर से करीब 6000 एकड़ जमीन पर नारियल, सब्जियों और दूसरी ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाता है, जिससे किसानों को शानदार आमदनी हो रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लोक संस्कृति और परंपरा को सहेजने की पहल की जा रही है। इस सिलसिले में श्रीनगर में शास्त्रीय और सूफी संगीत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, और आपको बता दें स्पिक मैके और एक स्थानीय संगठन की ओर से किए गए इस कार्यक्रम में कमाल साबरी समेत कई नामी संगीतकारों ने शिरकत की और तराने छेड़े। संगीतकारों ने कहा कि वो संगीत के जरिए अमन का संदेश देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बेजुबानों की जान बचाने के लिए एक शानदार पहल की गई है। नासिक में वन विभाग जख्मी परिंदों और जानवरों को बचाने के मिशन में अब जुट गया है। इस मुहिम के तहत इन लोगों ने कई दुर्लभ परिंदों और दूसरे जीवों को नया जीवन प्रदान किया है। वन विभाग की टीम इको फ्रेंडली सर्कल बनाने में जुटी है ताकि वन्य जीव और बेहतर तरीके से समृद्ध हो सके। एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। अब आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के जोबट कस्बे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक ऑटो पर करीब 50 के आसपास सवारियां अंदर बैठी हैं और बाहर लटकी हुई हैं। ये वीडियो 5 अक्टूबर की रात का है, जब लोग दशहरा देखकर जोबट से अपने गांव बिलासा जाने के लिए इस ऑटो पे लद गए। लोगों में महिलाएं भी थी जो जान की परवाह किए बिना लटकी हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने इस ऑटो को जब्त कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का कोई ठोस इंतजाम ना होने से ऐसी तस्वीरें बनती हैं। देसी एयरलाइन इंडिगो ने ऐलान किया है कि वो गोवा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 दैनिक और कुल 168 साप्ताहिक उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ ही इंडिगो अब तक का अपना सबसे बड़ा स्टेशन लॉन्च करने वाली है और न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरे भारत के 8 शहरों से जोड़ेगी। गोवा में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को करेंगे। यहां से 5 जनवरी से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू की जाएंगी। हालांकि गोवा में नया एयरपोर्ट चालू होने के बाद भी पुराने एयरपोर्ट से उड़ानें जारी रहेंगी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर कारों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है। नवंबर 2022 में कारों की बिक्री में शानदार उछाल नजर आया। नवंबर 2022 में कारों की बिक्री में 26% इजाफा हुआ। नवंबर 2019 के मुकाबले इस बार कारों की बिक्री 1.5% बढ़ी है। और माना जा रहा है कि शादियों के सीजन में कारों की अच्छी मांग रही है, जिसके कारण इनकी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारों के अलावा 2 पहिया, 3 पहिया और पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में भी इजाफा दर्ज किया गया, जो इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब बीएसएनएल के ग्राहकों को भी खुशखबरी मिलने वाली है। बीएसएनएल भी 5G सर्विस जल्द शुरू करेगा। इसमें 5 से 7 महीने का समय लग सकता है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी तस्दीक की है।
इसके लिए बीएसएनएल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर काम करेगा और देश भर में लगभग 1,35,000 टावर्स लगाए जाएंगे। इससे दूर दराज के इलाकों में भी 5G सर्विस आसानी से मिल सकेगी। देश में 5G लॉन्चिंग के समय सरकार ने कहा था कि बीएसएनएल 5G सेवाएं मुहैया कराएगी। संचार मंत्री ने कहा था कि आने वाले 6 महीनों में 200 से ज्यादा शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं अगले 2 सालों में देश के 80 से 90% इलाके में 5G सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी एसईजेड में काम करने वाले आईटी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। इन कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी गई है। ये कर्मचारी चाहें तो एसईजेड के बाहर किसी भी स्थान से काम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी। इस सिलसिले में सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड के नियमों में संशोधन किया है। और सेस यानी एसईजेड कानून के संशोधित नियम 43A के मुताबिक आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के कर्मचारी यात्रा करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ ऑफ साइट काम करने वाले कर्मचारियों को घर यानी WFH या सेस के बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति देंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला T20 मुकाबला होगा। इसके साथ ही दोनों टीमों के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप में जीत दर्ज करने के बाद यह टीम के लिए पहला मौका होगा जब वो क्रिकेट के इस फॉर्मेट में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल जीतने के बाद T20 खेलने के लिए पहली बार विदेश के दौरे पर है। दोनों टीमें पहली बार नए कोच के साथ इस सीरीज में उतरेंगी। एक तरफ जहां टीम इंडिया में बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी ऋषिकेश कानिटकर को दी गई है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी अब तक बतौर अंतरिम कोच की जिम्मेदारी संभाल रही शेली निट्स्के अब टीम की फुल टाइम कोच बन गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय टीम पर इंजरी की मार पड़ी है। तीसरे वनडे मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा समेत 3 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। ऐसे में चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को आखिरी वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। और रोहित शर्मा अंगूठे की चोट के चलते भी इस मुकाबले से बाहर हो गए। इसके साथ ही कुलदीप सेन और दीपक चहर भी इस आखिरी वनडे का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित की गैर मौजूदगी में केएल राहुल तीसरे वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बारी आ चुकी है। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्राजील का सामना क्रोएशिया से होना है। ब्राजील ने साउथ कोरिया को 4-1 से मात दी थी। वहीं क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित किया था। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सबकी नजरें ब्राजील के स्टार प्लेयर नेमार पर होंगी, जो अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब होंगे। इसके बाद देर रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना का मुकाबला होगा। नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल में यूएसए को 3-2 से पराजित किया था, जबकि मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी थी। अर्जेंटीना के फैंस को क्वार्टर फाइनल में मेसी से धमाकेदार खेल की उम्मीद है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।